तो भाई लोग, आज हम डॉक्टर डूम की एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसे आगे एमसीयू डॉक्टर डूम के लिए अडेप्ट करने वाला है। साथ ही आज आप इस वीडियो की मदद से डॉक्टर डूम के बारे में A to Z सब जान जाओगे। और जो लोग डॉक्टर डूम को अभी तक हल्के में ले रहे थे वो वास्तव में आज जानेंगे कि डॉक्टर डूम है क्या चीज। रिसेंट में ही आरडीजे ने कंफर्म किया है कि जो वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं वो टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट नहीं है, बल्कि वो प्योर विक्टर वॉन डूम है। अब जैसे ही आरडीजे का ये कंफर्मेशन सामने आया तब डॉक्टर डूम को लेकर एक अजीब सी थ्योरी सामने आई। तो जैसे ही ह्यूमन्स अपने पिछले मल्टीवर्स से बचा हुआ बीइंग है, ऐसे इसके और भी वेरिएंट्स थे जो पिछले मल्टीवर्स से बच गए थे। इसका एक छोटा सा रेफरेंस हमें लोकी सीजन 2 के यहाँ इस हॉल में दिखाया गया था, जहाँ लोकी के सामने कई सारे कैंग के वेरिएंट्स थे। वहीं इमोर्टस की कहानी को ह्यूमन्स के साथ जोड़ के दिखाया जाता कि आखिरकार पिछले मल्टीवर्सल वॉर में क्या हुआ था। यहाँ पर यह मल्टीवर्सल वॉर पिछले मल्टीवर्स का सीक्रेट वॉर्स है, जहाँ से ह्यूमन्स भाग गया। उसने एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइंस के चारों ओर एक तरह का एनर्जी बैरियर भी क्रिएट किया, और जब ये लूम फटा तो बैरियर भी टूट गया। और फाइनली लोकी ने इस टाइमलाइंस को एक मल्टीवर्सल ट्री में बदल दिया, जहां अब इन टाइमलाइंस के चारों ओर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, जैसा ह्यूमन्स ने बनाया था। और अब इसी चीज की वजह से जो हमें इमोर्टस की कौंसिल दिखाई गई वो हमें इस टाइमलाइंस के आसपास ही दिखाई गई। यहीं पर इमोर्टस ने यह भी बताया कि हमने मल्टीवर्स बनाया है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो लोग इस मल्टीवर्स को छीन सकते हैं। तो ये साफ है कि मल्टीवर्स बनने के बाद इमोर्टस नहीं आया, वो पहले से ही था और मल्टीवर्स को क्रिएट करना ये इमोर्टस का ही प्लान था। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ह्यूमन्स इमोर्टस ये पहले से ही मौजूद थे। या हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये पिछले मल्टीवर्सल वॉर से बचे हुए बीइंग है। और अब एमसीयू में डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस होने वाला है, जहां अब ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम सभी कैंग के वेरिएंट्स को खत्म कर देगा। एक मोटिव होना चाहिए कैंग के वेरिएंट्स को मारने के लिए। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमोर्टस ह्यूमन्स पिछले मल्टीवर्स के हिस्सा हैं, वैसे ही आरडीजे वाला डॉक्टर डूम पिछले मल्टीवर्स का डॉक्टर डूम है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि गैलेक्टस जैसा कॉस्मिक बीइंग भी अपने पिछले मल्टीवर्स का हिस्सा रह चुका है। फिलहाल यहाँ पर मैं आरडीजे को पिछले मल्टीवर्स का बीइंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पिछले मल्टीवर्स के कैंग के वेरिएंट्स इस मल्टीवर्स में जिंदा है तो डूम तो कैंग से कई ज्यादा पावरफुल है। और जब पिछले यूनिवर्स में ह्यूमन्स सेक्रेट टाइमलाइन बना रहा होगा तब डॉक्टर डूम के पास उस समय बियॉन्डर की पावर होगी। और यहाँ पर जब डूम को इतना पावरफुल देखा होगा तब ह्यूमन्स ने ओलाइथ को वेपनाइज्ड करके एक अलग ही सेक्रेट टाइमलाइन बना ली और डॉक्टर डूम को पीछे ही छोड़ दिया। और अब एमसीयू में आरडीजे डॉक्टर डूम की एंट्री ऐसे हो सकती है कि उसको पिछले मल्टीवर्स का बीइंग दिखाएं जो अब प्रेजेंट में पहुंच गया है और उसको पता है कि इमोर्टस, टीवी और कैंग के वेरिएंट्स कहाँ हैं। और यही चीज अभी एमसीयू में डॉक्टर डूम को एक रीजन देगी कैंग के वेरिएंट्स को मारने के लिए। इसलिए एमसीयू को डॉक्टर डूम और कैंग की एक ऐसी स्टोरी तैयार करनी पड़ेगी जहां डॉक्टर डूम और कैंग्स के वेरिएंट के बीच में कुछ पुराना लेन देन हो, तभी इस रिवेंज की कुछ वैल्यू होगी। इसे आप थैनोस और थॉर के बीच की कन्वर्सेशन से भी समझ सकते हो। थैनोस ने बोला कि सिर पर वार करना चाहिए था। 5 साल तक बस वो इस चीज का इंतजार करता रहा कि काश मुझे एक मौका और मिले और मैं थैनोस को गलत साबित करूं। और आखिरकार 5 साल बाद मौका वो थॉर को मिला और यहाँ पर ये जो हुआ वो एकदम बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। तो इसी तरह से हमें डॉक्टर डूम और कैंग के बीच की कहानी को आगे दिखा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आता है सबसे मेन मुद्दा कि अगर ये डॉक्टर डूम पिछले मल्टीवर्स का हिस्सा था तो इसकी स्टोरी पिछले मल्टीवर्स में क्या रही होगी। इसीलिए अब बारी है एक बेहतरीन स्टोरी लाइन की, जिसका प्रॉमिस मैंने वीडियो के पहले किया था। तो आप लोगों ने अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज तो पढ़ी है। मैं जानता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो एक बार तो ये कॉमिक्स पढ़ चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो कॉमिक्स वर्स में जाकर पूरी सीक्रेट्स वॉर पढ़ लो। भाई ने बढ़िया एक्सप्लेन किया है। खैर, ये जो स्टोरी लाइन है वो एक तरह की व्हाट इफ है कि अगर क्या होता कि डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर की पावर रह जाती और बियॉन्डर उस पावर को कभी लेता ही नहीं। ये कहानी अब तक की डॉक्टर डूम की सबसे बेहतरीन कहानी में से एक है, तो प्लीज एक बार इसको लास्ट तक जरूर सुनना। साथ ही स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सपोर्ट दे देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम से, जो इस समय अर्थ के मून पर है और अपनी आंखों में पूरी गैलेक्सी को देखते हुए हमें बता रहा है, मैंने बहुत सी कई महान चीजें देखी हैं। मेरे पास बहुत समय था। मैंने इवेंट होरिजन की शुरुआत से 990 ट्रिलियन फिक्स्ड फ्यूचर देखे। मैंने स्टार्स की यात्रा की और हेल में भी गया और खुद को कठोर और तेज इवेंट के लिए अपने आप को तैयार किया। और अब मैं वापस आया हूँ, लेकिन मेरी इस जर्नी में किसी ने भी कोई मुझे इंस्पायर नहीं किया। इसीलिए मैं किसी को भी अपनी ये पावर देने की कोई भी परमिशन नहीं दूंगा।
मेरे से लड़े बिना मुझको जज नहीं किया जा सकता। वो भी तो देखें कि एक नॉर्मल इंसान ने क्या बनाया है। यहाँ पर डूम हमले के लिए तैयार होता है और हम देखते हैं कि डूम को जज करने के लिए सेलेस्टियल आए हुए हैं और इन सेलेस्टियल को देखते हुए डूम हमसे कह रहा है कि भगवान को किसी को भी निराश नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सेलेस्टियल शांत खड़े डूम पर अपना हमला करते हैं। इसकी वजह से डूम दूर गिर जाता है और पत्थरों के नीचे दब जाता है। इस प्रेजेंट इवेंट के साथ डॉक्टर डूम की एक बैक स्टोरी भी चल रही है, जहाँ कुछ लोग कब्र को दफना रहे हैं और डॉक्टर डूम हमें बता रहा है 27 साल पहले मेरी माँ की डेथ हुई, जिसकी वजह से मेरे पिता पूरी तरह से टूट गए। तभी गांव के सभी लोग मेरे पिता से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने डार्क मैजिक का यूज कर हम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे पिता ने उन सब से कहा कि ये कोई जगह नहीं है बात करने की। वो सबको वेरन के सोल्जर से बचाना चाहती थी। ये बातें यहाँ करने की जगह नहीं है। मेरा लड़का यहीं मौजूद है। और हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। गांव वालों ने फिर से मुंह खोला और कहा उसकी माँ के जादूगरों ने कल बैरन के सोल्जर को मारा है और अब बैरन के लोग हमसे बदला लेने आएंगे और इन सब का हर्जाना हमें भुगतना होगा। ये सुनकर मैंने जवाब दिया कि तुम सब मेरी माँ के जादू के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मुझे पता है कि आगे तुम क्या कहोगे। उससे पहले मैं और मेरे फादर ये कबीला छोड़ के चले जाएंगे और जब तक माहौल ठंडा ना हो जाए हम वापस से यहाँ नहीं आएंगे। और मुझे बताओ, जब बैरन के सोल्जर हमें पीट रहे थे, हमारा खाना चुराया, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, तब तुम सब कहाँ थे? तुमने कुछ नहीं किया। तुम सब उनके सामने झुके, लेकिन मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने सब कुछ वापस से हासिल करने के लिए ऐसा सब कुछ किया और वो हार गई, लेकिन उसका सपना नहीं और ना ही मेरा। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं हूँ डूम। फिर इसके बाद डॉक्टर डूम अपनी कहानी को जारी रखते हुए हमसे कहता है 1 महीने बाद मेरी माँ का मुझे स्ट्रॉन्ग बॉक्स मिला, जिसमें मेरी माँ के जर्नल और कुछ डायरी थी। और इसी समय मुझे पता लगा कि मेरी माँ की डेथ किस कारण से हुई। सिंथिया वॉन डूम, जो विक्टर डूम की माँ है, उन्होंने अपनी आत्मा को एक शैतान के साथ जोड़ दिया और इटर्निटी तक अपने आप को रेस्ट में भेज दिया। मैंने निर्णय लिया कि मैं उनको बचाऊंगा और अपने आप को मैंने इस काम में समर्पित कर दिया। और ये माँ की डायरी अब ये मेरे लिए बाइबिल है। और यहाँ मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस पॉइंट से 11 साल बाद मैंने समुद्र पार अपने लिए कॉलेज लिया। माँ को वापस लाने के लिए मैंने एक डिवाइस बनाया, लेकिन यहाँ मेरी रिसर्च के बीच में एक लड़का मेरे रास्ते में था। उसका नाम था रीड रिचर्ड्स। मैं उससे नफरत करता था, जिस तरह आप एक मच्छर से नफरत करते हो जब उसे आप मार नहीं पाते। फिलहाल इसके कुछ समय बाद मैंने इंटरडायमेंशनल हेल स्पेस का एक पोर्टल बनाया, जो मेरी माँ की फंसी हुई सोल को उस डार्क एंटिटी से बाहर निकालेगा। कई साल पहले मैंने उनको बचाने का वचन दिया था और अब मैं 25 से ज्यादा स्पेल के साथ इस काम को करने का अंजाम दूंगा। यहाँ पर डॉक्टर डूम को मिस्टर फैंटास्टिक असिस्ट कर रहे हैं, जिनको एक सही समय पर लीवर खींचना था, जिसको डॉक्टर डूम ने बनाया है। और जब ये लीवर खींचा जाता है तब ये मशीन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डूम अपनी कहानी को जारी रखते हुए हमसे कहता है ब्लास्ट के 3 दिन बाद मिलिट्री हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि मेरा एक्सपेरिमेंट सही नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरी स्कॉलरशिप, मेरा वीजा और मेरा चेहरा और मेरा भविष्य भी। और इस भविष्य के डायलॉग के साथ प्रेजेंट में डॉक्टर डूम का मास्क दिखाया जाता है, जो मून पर है, जो रेफरेंस है कि यहाँ से विक्टर वॉन डूम का सफर डॉक्टर डूम के लिए कैसा रहेगा। और डॉक्टर डूम अपने आगे के सफर को बताते हुए हमसे कहता है ब्लास्ट के 1 साल बाद मैं मरते मरते हिमालय में एक जगह ढूंढता हूँ। मेरी मौत हो जाती अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। उन एशियन ने मुझे अपनाया और मैं भी क्या करता, मैं रुका, सीखा और ग्रो किया। 8 साल बाद स्टूडेंट अब मास्टर है और मेरी जली हुई स्किन के ऊपर एक मिस्टिक अडेप्टेड टेक्नोलॉजी का कवच है। मेरा मास्क उन सभी निशान को मिटा देगा और दुनिया मुझे डॉक्टर डूम के नाम से जानेगी। और अब मैं 30 साल का हूँ। यहाँ से डॉक्टर डूम वापस से दुनिया में आता है और वो बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। हम देखते हैं कि कुछ सालों में डॉक्टर डूम ने लिटवेरिया के राजा बेलेमेदीर को हरा दिया है, खुद सारा साम्राज्य हाथों में ले लिया है। लोग भी डॉक्टर डूम से खुश हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर डूम को व्हाइट हाउस में भी बुलाया गया, लेकिन डूम ने साफ मना कर दिया, कहा कि लेटवेरिया एक समृद्ध राज है, इसीलिए लेटवेरिया को किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर डूम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमसे कहता है लेटवेरिया के राजा बनने के 8 महीने और 15 दिन के बाद मैंने इस पावर से बहुत कुछ सीखा, जिसे हासिल करने के लिए मैंने इतने लंबे सालों तक स्टडी किया। और मुझे पता चला कि रीड रिचर्ड्स भी उन सुपर हीरोज में से एक है। अर्थ के साइंटिस्ट इसको कॉस्मिक कैप्रिस कहते हैं और मैं इसे कहता हूँ एक पुअर एक्सपेरिमेंट, एक मानव युक्त मंगल मिशन। ये हंसने की बात नहीं और क्या है। और इसी साल नवंबर में फैंटास्टिक फोर से मेरा सामना हुआ और मेरे आर्मर के सेंसर ने न्यूयॉर्क शहर में एक सेलुलर लेवल पर म्यूटेंट का पता लगाया, जो अपने आप को स्पाइडरमैन बुला रहा था। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसकी स्पीड काफी थी। और इस पल के 4 साल 3 महीने बाद फ्यूचर में मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। वो सब मेरे एम्बिशन को तोड़ना चाहते थे और मैं पीछे नहीं हटा।
फिर इसके बाद डॉक्टर डूम इस पॉइंट से 5 साल आगे की कहानी को बताता है और जो हमने स्टोरी की शुरुआत में डॉक्टर डूम के सामने सेलेस्टियल को देखा था, ये वही पल है। और डॉक्टर डूम जिस कहानी को बता रहा है वो भी मून पर है और ये सेलेस्टियल वाली बैटल इसके फ्लैशबैक का हिस्सा है जो डॉक्टर डूम मून पर खड़े होकर हमें सुना रहा है। डॉक्टर डूम इसके बाद कहता है कि उस पॉइंट के 5 साल बाद फ्यूचर में उनका आना कभी बंद नहीं हुआ और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और फिर हम सभी लोग देखते हैं कि अर्थ के इस मून पर डॉक्टर डूम के डूम बोट पूरे मून पर हैं, जो सेलेस्टियल की तरफ उड़ते हुए उनकी बॉडी को चीर देते हैं। यहाँ ये डूम बोट्स इन सभी सेलेस्टियल को मार देते हैं। और आगे डॉक्टर डूम अपने फ्लैशबैक को सुनाते हुए हमसे कहता है, अब मैं 35 साल का हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा शरीर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फैंटास्टिक फोर उस एनर्जी को अपने साथ इस लड़ाई में ले आए जिसका नाम टेरेक्स था, लेकिन मेरा दिमाग जिंदा था। और यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट और प्रेजेंट का एक अद्भुत नजारा, जहाँ पास्ट में फैंटास्टिक फोर ने डॉक्टर डूम की बॉडी को स्टील कर दिया था, तब डॉक्टर डूम वहाँ पर सिर्फ अपने हाथों में मास्क पकड़ा हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर डूम इस मास्क को वैसे ही देख रहा है जो उसने अभी अभी मून से उठाया है। फिर इसके बाद डॉक्टर डूम अपनी कहानी को जारी रखते हुए हमसे कहता है, मेरी फैंटास्टिक फोर के साथ हुई आखिरी बैटल के 4 महीने फ्यूचर में लाखों लाइट ईयर्स दूर मैं अपने शरीर से इन्फिनिटी पावर के पास नथिंग से फिर से रिबॉर्न होता हूँ। मेरे सामने बियॉन्डर था जो मुझसे कह रहा था कि अपने दुश्मनों को मारो और जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हारा होगा। तुम्हारा कोई भी सपना पूरा करना मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और बियॉन्डर ने मुझे सीक्रेट्स वॉर के उस मैदान में फेंक दिया जहाँ हीरो वर्सेस विलन लड़ रहे थे। मैं उनके सामने प्रकट हुआ और जैसे बच्चों से बातचीत की जाती है मैंने वैसे ही किया। रिचर्ड्स के टीममेट मुझे एक कीड़े की तरह लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बियॉन्डर मर चुका है और जो पावर्स कभी उसकी हुआ करती थी अब वो मेरी है। मैं हूँ विक्टर वॉन डूम और मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। किसी भी यूनिवर्स में मैं सिर्फ अपने एक थॉट से तुम्हें मार सकता हूँ और मैंने सबको मार दिया। यहाँ मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया था और मैं अपने आप में सेफ फील कर रहा था। कुछ समय बीतने के बाद मेरे सामने एसगार्डियन अमोरा इंचेंट्रेस आई जो क्लॉस की बॉडी के अंदर छुपी हुई थी। ये दोनों सही पल का इंतजार कर रहे थे मेरी पावर लेने का, लेकिन मैंने क्लॉस को मार दिया और इंचेंट्रेस को वाइप आउट कर दिया अपनी स्नैप से। और मैं ऐसा ही करने का इरादा रखता हूँ क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है और अभी बहुत काम बाकी है। और यहाँ पर डूम उस सीक्रेट्स वॉर के इवेंट से बाहर आ गया है बियॉन्डर की पावर को लेकर और अर्थ के ऑर्बिट सैटेलाइट्स के पास से अर्थ को देख रहा है। यहाँ पर डॉक्टर डूम अर्थ के चारों ओर प्रोजेक्ट होता है और डूम अर्थ के सभी लोग जैसे बच्चे, औरत, मर्द, इन सभी के मन में सीक्रेट्स वॉर की यादों को डाल देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया वालों को ये पता लगे कि सीक्रेट्स वॉर इवेंट में क्या हुआ था और कैसे मैंने सीक्रेट्स वॉर इवेंट को जीता। सबको ये पता लगना चाहिए कि जहाँ ये युद्ध हुआ था वो दुनिया कितनी दूर है, जहाँ इस सन की लाइट को पहुँचने में 37,000 साल लगेंगे। लेकिन मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने जीवन भर वही चाहा जो सभी के लिए सबसे अच्छा था और अब मैं इन सारी इच्छाओं को प्रकट कर सकता हूँ। अर्थ पर सीक्रेट्स वॉर की ताजा यादें सूजन भी महसूस कर रही थी और इस समय वो प्रेग्नेंट है। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे और टोनी स्टार्क जो अपनी हार से शराबी हो गया है वो भी डॉक्टर डूम को सुन रहा है। डॉक्टर डूम ने यहाँ बताया कि कोई अपराध नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा। जैसा वादा किया गया था वैसा आपको दिया जाएगा और अब वो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसा वो थी। इस पल के 36 घंटे बाद वकांडा को 1 घंटे में छीन लिया, अटलांटिस को उससे भी कम घंटे में, इटर्नल्स, एसगार्डियन, इनह्यूमंस, इन सभी के किंगडम को डॉक्टर डूम ने खत्म कर दिया। और उधर सूजन मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ सभी सुपर हीरोज को बताती है कि डॉक्टर डूम ये सब कर रहा है और क्या हम आग इसके लिए तैयार हैं। और फिर हम इसके कुछ सालों बाद वो इवेंट देखते हैं जहाँ डॉक्टर डूम ने सेलेस्टियल को मार दिया था। यहाँ से डॉक्टर डूम वापस से अर्थ पर आया और एक एक करके सभी सुपर हीरोज को मारना शुरू कर दिया। हरकुलिस, डेयरडेविल, एक्समैन, शील्ड के काबिल लोगों को सबको खत्म कर दिया और इन सब के बाद फाइनली आयरन मैन डॉक्टर डूम के सामने आया जो बुरी तरह से नशे में था। डॉक्टर डूम ने यहाँ स्टार्क से कहा, तुम्हारी टेक्नोलॉजी ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हारी शराब पीने की आदत ही तुम्हारी कमजोरी है। तुम बाकी अपने अवेंजर्स का बदला लेने की इच्छा से लड़ रहे हो ना एंथोनी, और मैं तुम्हारे खून में 22% अल्कोहल को देख सकता हूँ। तुम वाकई एक खतरा हो। यहाँ डॉक्टर डूम अपनी इस बैटल के बारे में हमसे कहता है, यहाँ सिर्फ आयरन मैन ही मेरा दुश्मन नहीं था, डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने पॉकेट डायमेंशन से निकलकर मेरे सामने मौजूद हुआ। मैंने 25 सालों तक डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों के स्पेल की स्टडी की और अब मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज एक खिलौने जैसा लग रहा है। बस मैं यहाँ से चला गया। ना तो मुझे कोई प्राउड था, ना ही मुझे कोई शर्म। मुझे जो करना था वो मैंने किया। यहाँ इसके बाद डॉक्टर डूम स्ट्रेंज और टोनी को छोड़कर सूजन के पास में जाता है और डॉक्टर डूम सूजन से कहता है, तुमने मुझे मारने के लिए उन सभी को भेजा और वो लोग मेरा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर सूजन के हाथ में मिस्टर फैंटास्टिक का बच्चा है और वो डॉक्टर डूम को जवाब देते हुए कहती है,
तुमने उस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे लिए हत्या करना एक ऑक्सीजन की तरह है जिसकी तुम्हें जिंदा रहने की जरूरत पड़ती है। खुद से पूछो डूम, तुमने क्या किया है? डूम जवाब देते हुए कहता है कि खुद से क्या पूछूं और क्यों? इन सभी में मैं दोषी हूँ। क्या मैंने ही तुमसे इन सभी सुपर हीरोज को मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए कहा था? तुमने सच में मेरे बच्चे को जन्म देने में मेरी मदद की है ना, वरना ये मिसकैरेज हो जाता है ना डूम? डूम ने कहा कि तुम अपने पति और अपने परिवार का बदला ले रही हो और इन सब में इस बच्चे की कोई गलती नहीं है और ये सिर्फ मेरी एक दया है। ये बोलकर डूम वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी हमें स्क्रीन पर एक न्यूज सुनाई देती है। विक्टर वॉन डूम ने एक ऐसी बैटरी का इन्वेंशन किया है जो अंगूठे के नाखून से भी छोटी है, जिसको इन्फिनाइट एनर्जी के साथ स्पेस शटल, सेल फोन्स और हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज किया जा सकता है बिना किसी रिचार्ज के, और ये हवा से चार्ज होती है। डूम ने ग्लोबल वार्मिंग को कुछ ही घंटों में मिटा दिया, अकाल, फ्लू, फ्लोसिस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया। देवियों सज्जनों, भगवान मौजूद है। फिर इसके बाद डूम अपने फ्लैशबैक को जारी रखते हुए हमसे कहता है कि उस पॉइंट के 6 महीने बाद अर्थ से कई लाइट ईयर्स दूर मैंने क्री और स्क्रल के युद्ध को खत्म किया जो लंबे समय तक चल रहा था, और इन दोनों के युद्ध में अरबों लोगों की जान गई। क्री, स्क्रल, शियार, टेक्नार्ची, बेडोन और ब्रोन, इन सभी को मैंने खत्म कर दिया। अब फिनिक्स, गैलेक्टस, थैनोस के लिए मेरे नाम की फुसफुसाहट उनके लिए नाइटमेयर थी। यूनिवर्स के एल्डर से मैंने ट्रिकेंट चुराया। इन बच्चों को समय की शुरुआत से यूनिवर्स की देखभाल का काम सौंपा गया था और अब ये सब मारे गए हैं। स्पेस, टाइम, पावर, रियलिटी, माइंड स्टोन, अब ये सब मेरे हैं और सोल स्टोन भी मेरा है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर डूम को जो सोल स्टोन की मदद से हेल में पहुंच चुका है और अपना एक अधूरा मिशन पूरा करने आया है। हेल से अपनी माँ की सोल को फ्री करता है और मफिस्टो को एक से एक गंदी गालियां देता है। फिर इसके बाद हम डॉक्टर डूम को प्रेजेंट में देखते हैं जो मून पर अपने मास्क को उठाकर उसे देख रहा है और हमसे कहता है कि ये मास्क मेरे हाथों में 20 सेकंड पहले नीचे गिर गया था और 30वें सेकंड में ये चांद की रेत में रह जाएगा। ये मेरा असली चेहरा था जो मानवता को जगाता। तिब्बत के मंदिर के मॉन्क्स ने इसको बनाया था जिनकी हड्डियां अब धूल में बदल गई हैं और अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। मैंने उन सभी को इसे बनाने के लिए कहा था ताकि दुनिया मेरे इस चेहरे के निशान को ना देख पाए। मैंने बहुत कुछ इस मास्क से देखा और अब समय है इसको पीछे छोड़ने का। और डॉक्टर डूम अपने एक लास्ट सेकंड को बोलकर मास्क को मून पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। साथ ही डॉक्टर डूम यहाँ पर यह भी कहता है, लेकिन क्या ये वही समय है जब अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड किया जाएगा इसके हर एक टाइम के हर एक चेक पॉइंट पर, पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड। और ये बोलकर डॉक्टर डूम अपने मास्क को मून पे छोड़कर अर्थ की तरफ बढ़ जाता है और हमें बताता है कि सेलेस्टियल नहीं रहे। एल्डर्स जो मानवता पे नजर रखते थे उनको मैंने मार दिया और 200 साल पहले हुई एक बैटल की वजह से मेरी वजह से अर्थ अपने ऑर्बिट से हट गई जो अब एक पोस्ट हिस्टोरिकल जमीन बनने जा रही है और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट अर्थ को जो ऑर्बिट से हट गई है जिसकी वजह से चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, कोई सभ्यता नहीं है, वेदर रहने लायक नहीं है और कुछ लोग बचे हैं जो कैसे भी अपना जीवन काट रहे हैं। यहाँ डूम हमें आखिरी बार अपने शब्दों में कहता है कि बियॉन्डर की बची हुई पावर से मैं वापस से अर्थ को अपने ऑर्बिट में लाऊंगा। बिना किसी फाइट के बची कुछ ही बियॉन्डर की पावर का मैं यूज करने वाला हूँ। और फिर डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर को यूज कर अर्थ को वापस से सेंटर में ला देता है। और फिर हमें इस कहानी का एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग एक कब्र को दफना रहे थे जो कहती है कि ये सब मैंने पहले देखा है और इन लोग को एक लीडरशिप की जरूरत है। और फिर हमें यहाँ पर विक्टर वॉन डूम नजर आता है जो इनकी मदद करना चाहता है। यहाँ ये सभी लोग डॉक्टर डूम का नाम पूछते हैं और यहाँ डॉक्टर डूम अपना नाम विक्टर बताता है और तभी हम यहाँ पर विक्टर वॉन डूम के फादर को भी देखते हैं और ये डॉक्टर डूम की जिंदगी का वो पल था जब डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम को दफनाया जा रहा था। तो भाई लोग कैसी लगी स्टोरी लाइन, प्लीज अपने थॉट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना और अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफी जरूरत है आपके सपोर्ट की। और हाँ, यहाँ तक देखा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। साथ ही आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।